नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा अलग है आज का टॉपिक। हमारे वरदान जी का कहना था कि हमने आज तक प्रिडिक्टिव एलिमेंट्स को ज़्यादा नहीं डाला है अपने वीडियोज़ में, और ये हमारे दर्शकों की माँग भी थी। तो जो हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं, ये प्रिडिक्टिव एलिमेंट्स को मिला के हम कुछ चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, 2020 की जो शुरुआत हुई है, शुरुआत से ही हमको बुरी खबरें मिल रही हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया में भीषण आग लग गई जंगलों में, जिसकी वजह से कई जीव जल के नष्ट हो गए। उसके बाद पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी को झेल रहा है, और अभी इंडिया और चाइना तने हुए हैं और आशंका लग रही है कि जंग भी हो सकती है। तो अब देखना यह है कि होगा क्या। आज के टॉपिक में हम एस्ट्रोलॉजी और फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी को इंट्रोड्यूस करेंगे, और इन दोनों को मिला के हम ये देखेंगे कि आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं या आगे आने वाला जो टाइम है वो कैसा रहेगा। और इसमें खास करके चर्चा रखेंगे हम इंडिया और चाइना के मुद्दे पर। तो पहले मैं वरदान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वरदान जी आप थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का हमको इस पे ज्ञान दें और बताएं कि ये कैसा रहेगा हमारे लिए। जी दीपक जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं श्री वरदान आज इस वीडियो में न्यूमरोलॉजिस्ट के तरह जुड़ा हूं, और मैं ये चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी और रोचक जानकारियां, जो कि हमें खुद हैरान कर दी। जब हमने इस पे रिसर्च की तो हम खुद हैरान हो गए कि ये इतना सटीक और इतनी है, और ये कैसे बैठ रही है चीजें। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी न्यूमरोलॉजी से। देखिए, न्यूमरोलॉजी में पहली बात है, सारा गेम जो है नंबर्स का होता है। हम लोग किसी भी मान लीजिए कोई भी पर्सन है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है या देश है, उसके लिए हम उसकी जो बर्थ डेट है हम उसको लेते हैं बेसिकली। तो जहां तक इंडिया है तो उसका इंडिपेंडेंस यानी कि 15 अगस्त 1947 हमने इसको डेट ऑफ बर्थ लिया है उसका। और अगर हम लोग इसका जोड़ निकालेंगे तो 8 बनता है। ठीक है। तो अब और इंडिया, जैसे कि हम लोग INDIA इंडिया को लेते हैं, तो ये अल्फाबेटिकली हमारा ये जुपिटर का नंबर यानी 3 बनता है। तो ओवरऑल जो इंडिया की कहानी है वो जुपिटर और शनि से रिलेटेड ही है। जहां तक जुपिटर है वो उसको एक आध्यात्मिक रूप, और जहां तक एक इंडिया की हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि हम लोग पहले कभी भी किसी पे अटैक नहीं करते, या हमारा कोई भी ऐसा भौतिकवादी कोई भी ऐसा इंटरेस्ट या ऐसा रक्षात्मक हम लोग हमेशा रहते हैं हर एक सूरत में। तो हम लोग हमेशा ये एक जुपिटर हमें हर जगह रोकता है कहीं भी फर्स्ट अटैक करने से, या ऐसा किसी का बुरा करने से, या किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दें हम लोग, या हमारी कंट्री में ऐसा कोई डिक्टेटरशिप आए। ये सब चीजों को जुपिटर हमारे को बहुत रोक के रखता है। पर साथ में जहां तक देखा गया है शनि, तो शनि हमारे में उथल पुथल, यानी कि हम सबसे ज्यादा हैपनिंग डेमोक्रेसी बोला जाए तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के, आप हैपनिंग बोले तो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दोनों ही तरीके से। तो हम लोग हमारी इवेंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एक आश्चर्यचकित करते हैं पूरे और विश्व को, और कहीं ना कहीं बहुत बुरे इवेंट्स भी होते हैं, पर फिर भी ये देखा जाए तो एक देश की तरह हम लोग आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा जो एक इंडिया का जो सिद्धांत लिया गया। अब इस साल का अगर सिद्धांत लें तो 2020, यानी कि इसका नंबर बनता है 4, और 4 नंबर है राहु का। देखिए, राहु जहां तक भी होता है एक विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। हर जगह जब भी वो आता है किसी की, चाहे हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात भी करें या हार्ट की बात भी करें या पामिस्ट्री की बात भी करें, तो जहां भी राहु का जो भी होता है वो एक कहीं ना कहीं एकदम आके मतलब एक आपके उथल पुथल मचा देता है। जैसे आप किसी शांत पानी में कोई पत्थर मार दें तो एकदम एक तरीके से वो एक लहर बनेगी, और एकदम वो चीज को उथल पुथल वो जो मचाना है वो एक राहु की प्रवृत्ति है। तो ये जो साल यानी कि 2020, अब इस पे आने के लिए हमने थोड़ी सी रिसर्च भी की। अब रिसर्च में क्या हमें मिला कि रिसर्च में हमने इस सेंचुरी, मतलब अगर हम लोग सिर्फ ये 21वीं सेंचुरी की बात करें तो 2002 यानी कि 4 बनता है, और 2011 और ये भी 4 बनता है। तो अब हम लोगों ने देखा कि वो उस सालों में भी क्या कुछ हुआ था ऐसा। तो ये बड़ी मतलब अजीब सी चीज आई सामने कि 2002 में जो शुरुआत हुई वो तो गुजरात दंगों से हुई उसकी। और वो जो दंगे काफी हमारे देश के कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को, कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक और कहीं ना कहीं हमारे पूरे एक स्ट्रक्चर को उसने हिला के रख दिया। और फिर 2002 में एक जो सबसे बड़ी चीज, जो कि एक और चौंकाने वाली चीज हुई, वो ही ऑपरेशन पराक्रम। ये कारगिल के बाद ऑपरेशन पराक्रम एक अलग से पूरा एक स्टैंड ऑफ था जो कि पाकिस्तान के खिलाफ था।
और इसमें हमारी पूरी सेना डिप्लॉय हो गई थी। और कुछ न्यूज़पेपर्स या कुछ इंटरनेशनल एजेंसी के हिसाब से इंडिया न्यूक्लियर अपने हथियारों को यूज करने के बहुत करीब या बहुत एकदम कगार पे था, जब ये चीज काफी टाइम यानी कि 6 महीने तक हमारी पूरी सेना हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे पूरी प्रिपरेशंस के साथ हम लोगों ने वहां स्टैंड ऑफ किया था। तो ये ऑपरेशन पराक्रम कुछ कुछ जो अभी चाइना के साथ हो रहा है वो कुछ कुछ उससे ही मिलता जुलता था। और जिस तरह देश के अंदर राजनीतिक समीकरण थे वो उस टाइम 2002 में काफी हद तक हिल गए थे, और दंगों के बाद और काफी चीजें चेंज हुई उसके बाद 2003-2004 में काफी इंडिया में चेंजेस आए। बट वही जो जिसे कह ले जो मेन जो साल था वो 2002 का था। अब हम आते हैं 2011 में। अब 2011 में ऐसा क्या हुआ था? देखिए 2011 में जो पूरा साल था वो अन्ना हजारे के नाम था। 2011 में वो लोकपाल बिल के ऊपर पूरे देश में एक ऐसी स्थिति हो गई थी कि हर कोई उस टाइम पे सरकार के लिए या सरकार के खिलाफ दो भागों में बट गए थे लोग। और ये एक लोकपाल बिल के आने से जो एक हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें भी काफी एक लहर, जिस टाइप से हमने बोला गया कि एक राहु आने से एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाती है, तो वो चीज पैदा होनी 2011 में भी ये चीज थी। अब हम आते हैं आज के साल में, और ये जो अभी जो करंट जो स्टैंड ऑफ हो रहा है या हमारा जो भी करंट अभी हम लोग एक टेंशन जो चाइना के साथ चल रही है, तो थोड़ा सा हमें उसमें चाइना का भी हमें देखना पड़ेगा। देखिए चाइना का अगर हम लोग नेम नंबर के हिसाब से चले तो वो उसका बनता है 6, यानी कि वीनस वो है भौतिकवादी, यानी कि उसके लिए उसके भौतिक इंटरेस्ट, उसके बिजनेस इंटरेस्ट सबसे प्राइमरी पे है। जहां पे वो इंटरेस्ट होंगे वहां पे वो कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार रहेगा। और दूसरा, अगर हम लोग उसके एक देखिए उसको दो उसका कोई ऐसा इंडिपेंडेंस नहीं था, बट एक जो पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कहा जाता, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो और जो 2012 में एक चाइना का मेनलैंड चाइना बना था, और ये जो पीआरसी जो अभी जो कहलाया जाता है वो 1949 में उसका एक स्थापना। तो हम लोगों ने 1949 को एज अ बेस ईयर लिया है एज ए चाइना का न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के लिए। तो वो 10 अक्टूबर 1949 के हिसाब से हमने उसको लिया है कि इसमें हम जो चाइना का जो ईयर रखेंगे वो 10 अक्टूबर 1949 के हिसाब से 10 अक्टूबर 1949 के हिसाब से हम लोग इस चीज को करेंगे। तो सॉरी 1 अक्टूबर 1949 के हिसाब से हम लोग इसको लेंगे, जिसका भी टोटल नंबर बनता है 8। तो अब ये देखिए ये दोनों इंडिया का और चाइना का दोनों का अगर हम लोग इंडिपेंडेंस का अगर हम लोग ईयर ले तो 8 बनता है, यानी कि बहुत ही दोनों ने तरक्की की है, बहुत बड़े देश हैं, कॉम्प्लेक्सिटी अपने अंदर बहुत है दोनों की। पर कहानी कहाँ आके चेंज होती है? नेम नंबर में। नेम नंबर में हम लोग हो जाते हैं जुपिटर के, यानी हम नो अटैक बेसिस या हमारा कोई भी ऐसा हम लोग पहले कोई जवाब नहीं देंगे, हम लोग पूरे डिफेंस के साथ अपनी स्ट्रेटजीज रखेंगे। जबकि जो चाइना है वो भौतिकवादी बन जाता है, यानी कि 6 नंबर यानी वीनस का। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये दोनों का टकराव होता है, यानी कि एक गुरु और एक शुक्र, ये टकराव सिर्फ इसका है, तो इसमें क्या होता है कि शुक्र जो है वो हमेशा ही आक्रामक होता है, और वो हमेशा हर चीज को गलत को भी सही साबित करने में किसी भी हद तक जा सकता है, जो कि अभी हो रहा है। और ये वीडियो हम जब बना रहे हैं तो हम लोगों ने काफी चीजें देखी हुई है, तो अब आप लोग भी अब देखेंगे हर आने वाले दिनों में किस टाइप से ये चीज हो रही है। तो ये कई जगह पे ये काफी ज्यादा आक्रामक जो होता है, जो स्थिति है, वो जो शुक्र है वो चीज को बना रहा है, और जो चाइना का ये चल रहा है। अब हम आते हैं कि जो इंडिपेंडेंस से कितने साल हम लोग को हो गए हैं, यानी कि इस 15 अगस्त में अगर हम लोग देखें तो हम लोग 73 यानी कि 73 इयर्स कंप्लीट करके 74 में जा रहे हैं। यानी कि 74 ईयर जो है वो अगर टोटल करेंगे 7 और 4 का तो उसका 11 बनता है, 11 का आगे 2 बनता है। तो ये जो 8 है, 8 तारीख से 2 जो है वो काफी फेवरेबल है। तो 15 अगस्त के बाद जो हमारी स्थिति है वो काफी ज्यादा जिसे कह लीजिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और हमारे साथ कई और एलाइज भी आ जाएंगे। हमारा जो जवाब देने का तरीका है वो डिप्लोमेसी पे, और अगर मिलिट्री लेवल पे देखा जाएगा तो हमारा बहुत एक अलग रूप से हम लोग सामने आएंगे पूरे विश्व की। तो ये बात बहुत देखने वाली है। इसमें अभी भी हमारी ऐसी स्थिति कोई कम नहीं है, पर ये 15 अगस्त के बाद आते आते यानी कि अभी और 10-15 दिन के बाद हमारी स्थिति और ज्यादा डेवलप, यानी कि और ज्यादा हम लोग मुखर हो जाएंगे अपनी बातों को लेके, अपने सही जो चीज है उसको लेके। अब इसके विपरीत अगर आप देखेंगे तो चाइना का जब उसका जो इस टाइम पे जो साल चल रहा है वो 71वां चल रहा है, वो 72वें साल में जा रहा है।
तो वो पहुंचेगा अक्टूबर के आसपास, यानी 1 अक्टूबर के आसपास। 1 अक्टूबर के बाद जो उसकी स्थिति है थोड़ी सी, देखिए क्योंकि मंगल आ रहा है तो मंगल आक्रामक कर देता है, पर क्योंकि उसके वो शनि के साथ वो उतना न्यूमरोलॉजी वाइज वो उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको विश्व का जो एक अलग से अगेंस्ट सारे लोग उसके एक अगेंस्ट से उसको काफी हद तक अपने आप को एक सीमित रखना पड़ेगा चीजों में। तो ये जो चीज है ये काफी हद तक जो सामने आ रही है न्यूमरोलॉजी वाइज, यानी कि एक अगर मैं कंक्लूजन में जाऊं तो स्थिति जो है 15 अगस्त के बाद हमारी बहुत स्ट्रांग हो रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 अक्टूबर के बाद से चाइना थोड़ा बहुत बैकफुट पे आएगा डिप्लोमेसी में, पर हाँ मंगल के आने से उसका आक्रामक रूप बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्थिति है बहुत विस्फोटक है, ये पूरा साल अभी खत्म नहीं हुआ है, ये दिसंबर तक चलेगा। तो इसमें कोई भी ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पे ये युद्ध बहुत एक अलग लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण हम भी उसको पूरा रिटेलिएट कर सकेंगे और उसका भी जवाब आना लाजमी है। तो ये चीज बहुत ही, ये साल जो है बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा ये चीज को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना एक बहुत ही हम लोग फेस ऑफ से आगे बढ़ के कहीं ना कहीं छोटी मोटी युद्ध की स्थिति भी आ सकती है। जी दीपक जी, बहुत ही रोचक जानकारी दी आपने। वैसे तो न्यूज भी चल रही है आजकल कि चाइना अपनी रोड्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये जो निष्कर्ष निकला है इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखिए, वैसे तो जैसे आपने 1947 के हिसाब से डेट निकाली इंडिया की और चाइना की 1949 के हिसाब से, और फिर नेम नंबर निकाला उसका। एस्ट्रोलॉजी में देखिए प्रेडिक्शन करने के लिए हमारे पास जो है ट्रांजिट्स की मदद रहती है। तो आज मैं दर्शकों के लिए 3 जो है हिस्सों पे चर्चा करूंगा। पहला है सैटर्न, दूसरा है राहु और केतु, और तीसरा है सैटर्न और जुपिटर का जो कंजंक्शन, जिसे हम ग्रेट कंजंक्शन कहते हैं, उस पर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो ट्रांजिट है, ट्रांजिट मतलब अभी की स्थिति के हिसाब से प्लैनेट कौन से हाउस में है, उसको हम ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिट जो अभी सैटर्न का चल रहा है, अभी सैटर्न फिलवक्त जो है कैप्रिकॉन जो 10th साइन है उसमें ट्रांजिट कर रहा है आजकल। तो अब सैटर्न का जो ट्रांजिट होता है, ये मैं आपको बता दूं कि ये 29-29.5 साल में ये दोबारा से घूम के आता है, तो ये बहुत लंबा टाइम हो गया। तो ये जो कैप्रिकॉन ट्रांजिट है सैटर्न का, ये लगभग 30 सालों के बाद हम देख रहे हैं। तो अभी तक जब से इंडिपेंडेंस हुई है, जब से लेकर अब तक ये तीसरा ट्रांजिट हम देखेंगे जो कैप्रिकॉन में सैटर्न का है। तो देखिए, पहले जब हमने सैटर्न का ट्रांजिट देखा था तो ये कुछ सितंबर अक्टूबर 1962 के आसपास कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा था, और इसके साथ जब केतु भी कंजंक्शन था, तो 1962 का हमको सबको पता है कि 1962 में इंडिया और चाइना की एक बार वॉर हुई थी, और 1961 में पैंडेमिक्स जैसे कोलेरा आउटब्रेक वगैरह ये सब भी हुआ था काफी। उसके बाद जब सेकेंड टाइम ये कैप्रिकॉन में घूम के आया 30 साल के बाद में, तो 1990 से 1993 के बीच का टाइम था ये, और ये भी बहुत उथल पुथल वाला टाइम था इंडिया के लिए। इसमें इंडिया ने बहुत कुछ देखा, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की असैसिनेशन देखी, एक इकोनॉमिक जो कोलैप्स हो रहा था वो देखा, मुंबई ब्लास्ट देखे, दंगे देखे, कश्मीर की इंसर्जेंसी देखी, अर्थक्वेक्स देखे, बहुत कुछ हुआ था इस टाइम पर। तो ये जो सैटर्न का जो ट्रांजिट है, ये 10th हाउस में ये बहुत इवेंटफुल रहता है, 10th साइन में ये बहुत इवेंटफुल रहता है। और ये जो 10th साइन है इंडिया का भाग्य साइन भी है। अगर इंडिया की वृषभ लगन की जो कुंडली हम स्टडी करते हैं, जो 1947 के हिसाब से हम बनाते हैं, तो अभी ये थर्ड ट्रांजिट जो है अब आने वाला है, जो हम दिसंबर से स्टार्ट होगा, सॉरी अभी चल रहा है, थर्ड ट्रांजिट चल रहा है उसका। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत उथल पुथल जो है हो रहा है। ट्रांजिट के साथ में अभी आने वाला है जो दिसंबर में मैं बात कर रहा था, उसको बोलते हैं ग्रेट कंजंक्शन। ग्रेट कंजंक्शन क्या होता है? जब 2 हैवीवेट प्लैनेट यानी जुपिटर और सैटर्न, ये सबसे हैवीवेट प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे कुंडली के, ये दोनों एक साथ एक घर में आके बैठ जाते हैं। ये जो ग्रेट कंजंक्शन है ये हम एक 19.5 साल में एक बार देखते हैं, लेकिन बहुत वर्षों के पश्चात ऐसा हो रहा है कि कैप्रिकॉन में ये हो रही है। 1961 में ये ट्रांजिट की सिचुएशन बनी थी। हालांकि जो प्योर ट्रांजिट था वो तो सैजिटेरियस यानी कि 9th साइन में हुआ था, बट थोड़े टाइम के लिए जो है ये प्लैनेट्स
एक साथ आए थे 10th हाउस में, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हमने देखा कितना 1961 और 62 कितना उथल पुथल का टाइम था। उससे पहले कैप्रिकॉर्न में जब ये आए थे तो ये कुछ 12वीं सदी में आए थे, 1226 के टाइम पे ये आए थे, जब गेंगेज खान का टाइम चल रहा था और जब गेंगेज खान की नेक्स्ट ईयर मृत्यु हो गई थी एक कैंपेन में। तो अब ये बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा जो है ये करते हैं। हालांकि दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के विपरीत हैं। सैटर्न जो है एकदम निर्णय लेने पे, सजा देने पे विश्वास रखता है, और जुपिटर जो है उदारता दिखाता है। देखिए जब ये एकदम ट्रांजिट में एक साथ आते हैं तो एकदम कुछ घटना नहीं होती, लेकिन इसके आगे और इसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल जो है बनती है। तो ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा वो है राहु का ट्रांजिट। तो राहु का पहला ट्रांजिट जब हमारा, जब इंडिया आजाद हुआ था, तो जब आप इंडिया की कुंडली बनाएंगे तो उस टाइम पे राहु टॉरस में यानी वृषभ में लगन स्थान पे विराजमान था। और इंडिपेंडेंस जो है मेरे हिसाब से बहुत ही इल टाइम्ड, एस्ट्रोलॉजिकली इल टाइम्ड इंडिपेंडेंस थी, बिकॉज इंडिपेंडेंस होते के साथ ही आप देखेंगे कितनी उथल पुथल हुई थी। राइट्स होने शुरू हो गए थे, और जो विभाजन हुआ, जो जमीन का विभाजन हुआ, वो इस प्रकार हुआ कि कभी हम सेटल ही नहीं हो पाए बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, कश्मीर इशू, वो सब हुआ। राहु जो है ट्रांजिट करता है हर 18 साल में एक बार वापस उसी घर में आके। तो अब तक हम कुछ 4 ट्रांजिट देख चुके हैं इंडिपेंडेंस से लेके आज तक राहु के। तो पहला तो हमने 1947 में ही देखा, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडो पाक वॉर भी हुई थी, तब जब राइट्स भी हुए थे, सब कुछ हुआ था। उसके बाद सेकंड टाइम जब ट्रांजिट हमने देखा तो 1965 में, तब भी इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। उसके बाद जब थर्ड ट्रांजिट हमने देखा राहु का टॉरस में, तो ये कुछ 1983 से 85 के बीच का टाइम था, और ये भी बहुत ही उथल पुथल वाला था। इसमें हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार देखा, इसमें हमने सिख राइट्स देखे, इसमें हमने इंदिरा गांधी की असैसिनेशन देखी, इसमें हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी। ये सारी चीजें हमको उस टाइम पे देखने को मिली। और उसके बाद जब ये आया था तो ये 2002 में आया था, और जैसे करण जी ने भी बताया, वरदान जी ने भी बताया, उसमें गोधरा के राइट्स देखे हमने ऐसी भीषण गर्मी देखी जिसमें हजारों लोग मर गए, इसमें अक्षरधाम पे अटैक हुआ, इसमें एक ऐसी सुनामी आई दिसंबर में 2002 में जिसने सिर्फ इंडिया में ही 18,000 से ज्यादा लोग मार दिए। तो ये जब भी राहु ने टॉरस में ट्रांजिट किया है, वृषभ राशि में ट्रांजिट किया है, कुछ ना कुछ बड़ा घटित हुआ है, उसमें विस्फोटक घटित हुआ है। तो अब अगर हम अब की स्थिति देखें, अगर हम अब की ट्रांजिट की स्थिति देखें, तो आप देखिए दिसंबर में एक तो आपकी ग्रेट कंजंक्शन एक साथ आ रही है, दूसरा आपका जो राहु है वो टॉरस में आ रहा है, और तीसरा अगर आप देखें तो सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही है। तो ये सारे जो है लक्षण एक ही साथ हमको दिख रहे हैं। तो इसका जो सीधा सीधा एक कंक्लूजन निकल के आता है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसमें हम ऐसे इवेंट्स देखेंगे जो कि हिस्ट्री में जाएंगे, और हिस्ट्री में पॉजिटिवली नहीं, हिस्ट्री में नेगेटिवली जाएंगे। ऑलरेडी हम देखें तो 2020 जो है हिस्ट्री में रजिस्टर हो चुका है एज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स पॉसिबल फॉर मैनकाइंड। तो ऐसे ही इवेंट्स अभी हम और देखेंगे। ऊपर से जैसे वरदान जी ने बताया कि 4 जो है नंबर राहु का 2020 का चल रहा है, तो ये भी है। तो मेरे हिसाब से भी जो एक विश्लेषण इसका हो रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है फेस ऑफ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा आगे। और सिर्फ कोरोना की महामारी नहीं, हमको ये भी जो है एक दुश्मनी भी देखनी पड़ेगी, राइट्स भी हो सकते हैं इस टाइम पे। तो ये थोड़े से नेगेटिव जो है इंडिकेशन बन रहे हैं आज के टाइम के हिसाब से अब जो ट्रांजिट आने वाला है। पॉजिटिव चीज ये है कि जब हम 2021 में जाएंगे तो 2021 में सितंबर अक्टूबर के बाद जो थोड़े से ट्रांजिट्स चेंज हो रहे हैं, उसमें जो है स्थिति सामान्य होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी के लिए जो ट्रांजिट है वो उतना ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है किसी भी एंगल से, चाहे वो महामारी का एंगल हो, चाहे वो जंग का एंगल हो। तो ये चीजें हमको और मेरे हिसाब से एक 6 से 8 महीना जो है झेलनी है, देखनी है। तो ये हमारा विश्लेषण है दोस्तों। देखिए वैसे तो जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी है ये खुद को समझने के लिए करनी चाहिए। हम लोग ज्यादा प्रेडिक्टिव नेचर की तरफ इसके नहीं जाते, नहीं जाना चाहते, लेकिन थोड़ा सा एक प्री असेसमेंट जो होता है वो कर लें तो आप अपने आप को बचा सकते हैं।
जो जितना हो सकता है आप अपनी सोसाइटी में अपने आप को एक दायरे में रख सकते हैं चीजों के, क्योंकि आपसे ही सोसाइटी बनती है और सोसाइटी से ही देश बनता है। तो जितना आप अपने लिए करेंगे उतना ही ये समय जो है, अपने लिए अच्छा करेंगे, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही ये समय जो है आपका अच्छे से निकलेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहीं पे जो है विराम देते हैं। तो आज आपने देखा कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का मिला के जो है एक हमने एक चर्चा की है और उस पे जो हमने निष्कर्ष निकाला है, तो दोनों को मिला के ऐसे ही हम जो है ये सारी जो ऑकल्ट साइंसेज है इनको मिला के हम एक कंक्लूजन हम दे सकते हैं। मैं आपसे भी यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी लाइफ का एनालिसिस लेना हो तो हम लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री इन सबको मिला के जो है एक एनालिसिस करते हैं। तो किसी भी कंसल्टेशन के लिए आप हमको लिख सकते हैं, हमसे और जानकारी चाहिए हमको बता सकते हैं। अगले वीडियोस में आपको क्या समझना है या आपको किस विषय पे हम चाहते हैं आप कि हम चर्चा करें, आप हमको लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।